बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना शीत युद्ध के बारे में। हमने जाना क्यूबा मिसाइल संकट के माध्यम से क्या है शीत युद्ध और क्या है महाशक्तियों का आपसी टकराव बिना युद्ध के। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम जानेंगे दो ध्रुवीय विश्व के बारे में। दो ध्रुवीय विश्व अर्थात विश्व का, दुनिया का दो हिस्सों में बंट जाना, दो ध्रुवों में एक तरह से परिणित हो जाना। तो क्या था ये दो ध्रुवीय विश्व, क्या रहे इसके परिणाम, चलिए अभी समझ लेते हैं। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कहाँ से होता है? दोनों ही महाशक्तियां, हमने देखा शीत युद्ध में दो महाशक्तियां, एक सोवियत संघ और दूसरी अमेरिका। ये दोनों ही महाशक्तियां अब पूरे विश्व भर में, दुनिया भर में अपनी ताकत को बढ़ाना चाह रही थी और पूरी दुनिया भर में अपने प्रभाव है उसको बेहतर करना चाह रही थी। हर जो अन्य राष्ट्र थे उन पर अपनी प्रभावशीलता बढ़ाना चाह रही थी। दोनों में एक होड़ सी मच गई थी कि कौन सा राष्ट्र कहां अधिक अपने प्रभाव को बढ़ाए। तो इसी तरह हम देखते हैं कि दुनिया का बंटवारा अब स्पष्ट रूप से दो गुटों में हो चला था। अन्य जो छोटे राष्ट्र थे या फिर वो राष्ट्र जो कि अब नव स्वतंत्र हो रहे थे, उन राष्ट्रों के पास केवल एक ही रास्ता बचा था। वो एक रास्ता था कि वो किसी गुट में शामिल हो जाएं और दूसरे गुट के प्रभाव से बच सकें। इन देशों के स्थानीय प्रतिद्वंदी देशों के खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला, हथियार और आर्थिक मदद मिली। जो भी राष्ट्र इन दोनों में से किसी एक खेमे में शामिल हो रहा था, किसी एक गुट में शामिल हो रहा था, उसे बदले में मिल रहा था सुरक्षा का वायदा, हथियार और आर्थिक मदद, जो उसे मिल रही थी दूसरे खेमे के खिलाफ। अर्थात हर एक छोटे राष्ट्र को अब शामिल होना पड़ रहा था किसी ना किसी एक खेमे में, चाहे वो खेमा सोवियत संघ का हो सकता है या फिर अमेरिका का हो सकता है। दोनों खेमों में दुनिया का बंटवारा अब हो चला था और इस बंटवारे की शुरुआत हुई थी यूरोप में। पश्चिमी यूरोप के देश अमेरिकी खेमे में चले गए थे और ये खेमा कहलाया था पश्चिमी गठबंधन। वहीं पूर्वी यूरोप के देश थे वो सोवियत खेमे में गए थे और ये कहलाया था पूर्वी गठबंधन। अर्थात स्पष्ट रूप से अब विश्व दो खेमों में बटा हुआ नजर आ रहा था। दो गठबंधन हमारे सामने आ चुके थे, एक पश्चिमी गठबंधन जो कि अमेरिका की अगुवाई में था, दूसरा पूर्वी गठबंधन जो कि सोवियत संघ की अगुवाई में था। पश्चिमी गठबंधन ने 1949 में अपने इस संगठन के साथ एक संधि की जो कहलाई उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो। नाटो में 12 देश शामिल थे और इस नाटो ने यह घोषणा की कि इन देशों में से किसी पर भी यदि कोई हमला होता है तो इसे संगठन में शामिल समस्त देश अपने ऊपर हमला समझेंगे। हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। अर्थात अगर किसी भी राष्ट्र पर हमला होता है तो उसको ये सारे के सारे 12 सदस्य देश हैं, वो हमले का जवाब ये सारे राष्ट्र एक साथ मिलकर देंगे। और इसी तरह इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 1955 में हो जाता है वारसा पैक्ट, जो कि पूर्वी गठबंधन के राष्ट्रों ने किया और इन्होंने नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करने के लिए ये संगठन किया था। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक पूरी दुनिया का मानचित्र यहाँ आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। यहाँ पूरा विश्व आपको दो खेमों में बटा हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। यहाँ जो पीले रंग के राष्ट्र आपको दिखाए हुए हैं वो राष्ट्र नाटो सदस्य देश हैं, जबकि जो लाल रंग में राष्ट्र हैं वो वारसा पैक्ट के तहत संधि संगठन में शामिल देश हैं। तो स्पष्ट रूप से यहाँ समझ में आ रहा है कि उस वक्त शीत युद्ध के दौर में किस तरह से हमारी पूरी दुनिया दो खेमों में बंट गई थी, दो विरोधी गुटों में बंट गई थी। ताकत का इस्तेमाल दोनों महाशक्तियां अब कर रही थी। ये अपने अपने गुटों से देशों में, अपने अपने गुटों में देशों को शामिल करने के प्रयास कर रही थी। दोनों ही महाशक्तियां ये चाह रही थी कि उनके गुटों में अधिक से अधिक सदस्य राष्ट्र शामिल हो जाएं। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। यहाँ सोवियत संघ की सेना व्यापक रूप से उपस्थित रही थी पूर्वी यूरोप में। गठबंधन का तरीका भी इन्होंने अपनाया। दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन में दक्षिणी पूर्वी एशिया में हुआ और केंद्रीय संधि संगठन पश्चिमी एशिया में हुआ, जो कि अमेरिका के द्वारा किया गया था। इन्हीं क्षेत्र के देशों में जैसे कि उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ संबंध मजबूत किए सोवियत संघ ने। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही राष्ट्र अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, गठबंधन कर रहे थे, संधि समझौते कर रहे थे और अधिक से अधिक अपने खेमे में, अपने
गुट में राष्ट्रों को शामिल करने का प्रयास लगातार कर रहे थे। इन महाशक्तियों को अपना गुट बनाने के लिए क्यों जरूरत पड़ी राष्ट्रों की, क्यों ये गुट बनाने का प्रयास कर रहे थे, क्यों ये अधिक से अधिक संख्या में छोटे राष्ट्रों को अपने गुटों में शामिल कर रहे थे? तो ये छोटे राष्ट्र इन महाशक्तियों के लिए बड़े काम के थे। क्या काम के थे? सबसे पहला तो महत्वपूर्ण संसाधन इन छोटे राष्ट्रों से इनको मिल रहे थे, जैसे कि तेल है, जैसे कि खनिज पदार्थ है। साथ ही भूक्षेत्र, यहाँ भूक्षेत्र के ऊपर एक तरह से अधिकार इन महाशक्तियों का हो रहा था, जहां से ये अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकती थी। सैनिक ठिकाने, जहां से महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी भी कर सकती थी, और आर्थिक मदद भी। गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे राष्ट्र थे जो कि सैन्य खर्च वहन करने में मददगार साबित हो रहे थे। तो इस तरह से अपने बहुत सारे निजी हित, बहुत सारे निजी लाभ इन महाशक्तियों के जुड़े थे, और इसी कारण से ये महाशक्तियां लगातार विभिन्न तरीकों से, विभिन्न प्रयासों से अपने सदस्यों संख्या को बढ़ाने में लगातार लगी हुई थी। हम देखते हैं बात इसके साथ ही विचारधारा की भी, कि ये दोनों ही शक्तियां थी वो अलग अलग विचारधाराओं का नेतृत्व कर रही थी, और दोनों ही शक्तियां ये प्रयास कर रही थी कि वो अपनी अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करें। और सीधी सी बात है कि जिस खेमे में ज़्यादा राष्ट्र होंगे, अर्थात उस विचारधारा को मानने वालों की संख्या ज़्यादा है। इसी कारण से उदारवादी, लोकतांत्रिक और पूंजीवाद की विचारधारा, जिसका समर्थन अमेरिका कर रहा था, समाजवाद और साम्यवाद की विचारधारा, जिसका की समर्थन सोवियत संघ कर रहा था, दोनों ही विचारधाराओं का अपने प्रभाव क्षेत्र में और बढ़ाने के लिए, राष्ट्रों में उनका अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए, ये दोनों महाशक्तियां लगातार छोटे राष्ट्रों को अपने सदस्य बनाने में, अपने खेमे में लेने में, अपने गुट में बनाए रखने का प्रयास निरंतर कर रही थी। शीत युद्ध के दायरे की अब हम बात कर लेते हैं। शीत युद्ध के दायरे का मतलब क्या? शीत युद्ध के दायरे से आशय है कि शीत युद्ध के दौरान कहाँ कहाँ पर हम देखें कि आक्रमण या फिर हिंसक कार्यवाही हुई। तो देखते हैं हम कि ऐसे क्षेत्र जहाँ विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, या युद्ध हुए, या फिर युद्ध होने की आशंका प्रकट हुई, लेकिन बात हद से ज़्यादा नहीं बढ़ी। हम देखते हैं यहाँ पर कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा। ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनयिक संवाद जारी नहीं रह पाया, और यह वजह बनी गलतफहमियां बढ़ने की। संवाद जारी न रहने से दोनों राष्ट्रों के बीच गलतफहमियां बढ़ी हुई नजर आई। कई मौके आए जब शीत युद्ध के संघर्षों और गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों के बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई, कि ऐसी कई बार स्थिति पैदा हुई शीत युद्ध के दौरान। उस वक्त संघर्षों को टालने में, उस वक्त युद्ध को टालने में, उस वक्त व्यापक जनहानि को टालने में इन दोनों गुटों के खेमों में बंटे हुए जो राष्ट्र थे, उनके अलावा जो बाहर के राष्ट्र थे, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन, हम आप पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में बड़े ही विस्तार से। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में नेहरू ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और दोनों महाशक्तियों ने यह समझ लिया कि युद्ध को हर हालत में टालना आवश्यक है, हर हालत में टालना जरूरी है। युद्ध होना किसी भी महाशक्ति के लिए एक लाभकारी नहीं रहेगा। दोनों ही महाशक्तियां युद्ध की वजह से संकट में पड़ सकती हैं। तो महाशक्तियों को अब ये बात समझ आ रही थी कि किस तरह से युद्ध को टाला जाए। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि शीत युद्ध में इसमें एक तरह से शिथिलता आ गई थी या फिर शीत युद्ध में कमी आ गई थी। निश्चित रूप से दोनों खेमों के बीच, दोनों गुटों के बीच प्रतिद्वंदिता अभी भी जारी थी। शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंदिता समाप्त नहीं हुई। इस कारण एक दूसरे के प्रति शंका की हालत दोनों गुटों ने भरपूर हथियार जमा कर लिए थे और लगातार युद्ध के लिए तैयारी कर रहे थे। ये बात बहुत अच्छे से दोनों महाशक्तियों को समझ में आ गई थी कि युद्ध टालना बेहद जरूरी है, बेहद आवश्यक है, लेकिन इसके बावजूद उनमें प्रतिद्वंदिता अभी भी व्याप्त थी। अभी भी दोनों महाशक्तियां एक दूसरे का कहीं कि हम सामना करने के लिए और लगातार युद्ध की तैयारियां कर रहे थे, लगातार अस्त्र शस्त्र हथियार बनाए जा रहे थे। खतरे की आशंका यहाँ पर उपस्थित हुई। जब ये समझदारी आ गई कि हमें युद्ध नहीं करना है, इसके बावजूद खतरे की आशंका
बनी रही। क्यों थी वो आशंका? क्योंकि जैसे अभी अभी हमने जाना, दोनों महाशक्तियां विशाल अस्त्र शस्त्रों का भंडार तैयार किए जा रही थी। लगातार नए नए प्रौद्योगिकी से युक्त हथियार तैयार किए जा रहे थे और खतरा लगातार विश्व के लिए बढ़ रहा था। क्योंकि अगर कोई भी हथियार गलती से चल जाता है, कोई सैनिक शरारतन हथियार चला देता है, तो एक छोटी सी गलती बहुत बड़े युद्ध का रूप ले सकती है और बहुत बड़े विनाश का कारण बन सकती है। तो ये थी सबसे बड़ी खतरे की आशंका। चलिए देखते हैं। समझदारी के बावजूद युद्ध हो सकता है। दोनों पक्षों में से कोई भी एक दूसरे के हथियारों की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा सकता है। परमाणु दुर्घटना की भी संभावना थी और गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए या कोई सैनिक शरारतन कोई हथियार चला दे तो क्या होगा? ऐसी दुर्घटना के शिकार देश के नेताओं को कैसे पता चलेगा कि शत्रु देश का षड्यंत्र नहीं बल्कि ये महज एक दुर्घटना है? तो केवल महज एक दुर्घटना विशाल युद्ध का रूप ले सकती थी, भयावह विनाशकारी युद्ध का रूप ले सकती थी। लेकिन अब इस वक्त दोनों ही महाशक्तियों ने एक बुद्धिमत्ता का प्रयास किया और उन्होंने किया समझदारी का काम। क्या समझदारी का काम? कि अमेरिका और सोवियत संघ ने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जा सकती है। अर्थात ये जो हथियार दोनों महाशक्तियां एक दूसरे की प्रतिद्वंदिता के चलते लगातार बनाए जा रही थी, अब अस्त्र नियंत्रण के द्वारा इन पर लगाम कसनी चाहिए। अर्थात ये दोनों ही महाशक्तियों ने ये समझदारी दिखाई कि किस तरह से हम कोई ऐसे प्रयास करें, हम आपस में बातचीत करें और दोनों ही राष्ट्र हथियार बनाना बंद कर दें। तो इन्होंने संधियां की, कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से हम देखते हैं परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। महाशक्तियों ने अस्त्र परिसीमन के लिए वार्ताओं के कई दौर किए और हथियारों पर अंकुश रखने के लिए अनेक संधियां की। तो ये समझदारी भरा कदम इन दोनों ही महाशक्तियों ने उठाया। जब हम शीत युद्ध के दौर की बात करते हैं तो ये समझदारी पूर्ण कार्य, ये बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य निश्चित रूप से प्रशंसनीय था। तो जाना हमने दो ध्रुवीयता के बारे में कि किस तरह से विश्व स्पष्ट रूप से दो खेमों में, दो गुटों में बंट गया था और किस तरह से विभिन्न बार आप आमने सामने युद्ध की स्थिति पैदा हुई, संघर्षों की स्थिति पैदा हुई, लेकिन फिर भी दोनों महाशक्तियों ने समझदारी से काम लेते हुए विश्व युद्ध होने से, विशाल व्यापक जनहानि होने से पूरे विश्व को बचाए रखा। लेते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, शीत युद्ध के दौर में दुनिया का बंटवारा किन दो खेमों में हो गया था? साथ ही दूसरा प्रश्न, नाटो किससे संबंधित है और इसने क्या घोषणा की थी? दोनों ही बहुत आसान से प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको स्वयं देने हैं। धन्यवाद।